मलका नूर बानो अपने महल के बाग में चहलकदमी कर रही थी कि उसे खबर मिलती है कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने उनके मुल्क पर हमला कर दिया है। मलका अपनी फौज को जवाबान हमले का हुक्म देती है। मलका के बेटे जंग के लिए तैयार होते हैं। एक बहुत ही खतरनाक जंग शुरू होती है। दुश्मन मुल्क का बादशाह और उसकी फौज बहुत खतरनाक होते हैं और वो मलका नूर बानो की फौज पर भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मलका नूर बानो ऐसी तकरीर करती है कि सबके हौसले बुलंद हो जाते हैं। मलका नूर बानो की फौज दुश्मन की फौज का इतना बुरा हाल करती है कि वो सब दम दबाकर भाग जाते हैं। दुश्मन बादशाह को पकड़ लिया जाता है और मलका नूर बानो अपने हाथों से अपनी शमशीर से उसका गला सबके सामने काट देती है। मलका नूर बानो उसका सर धड़ से अलग कर देती है। रियासत में जीत का जश्न मनाया जाता है। मलका नूर बानो बहुत खुश होती है। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। मलका नूर बानो अपने तीनों शहजादों की भी बहुत हौसला अफजाई करती है और वो उनसे कहती है कि मुझे तुम सब पर बहुत फ़ख्र है। तुम सब ने बहुत दलेरी और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। मलका नूर बानो बहुत खुश होती है। वो अपनी सबसे बड़ी शहजादी से पूछती है, बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। मलका की सबसे बड़ी शहजादी कहती है कि आप तो मुझे हीरा जैसी लगती हैं, बेशकीमती और चमकदार। मलका नूर बानो ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो इनाम में अपनी उस शहजादी को ढेर सारा हीरा दे देती है। फिर मलका नूर बानो यही सवाल अपनी दूसरी शहजादी से करती है कि बताऊं मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तो दूसरी शहजादी कहती है कि मलका आप मुझे सोने जैसी लगती है। मलका खुश होती है और उसका कमरा सोने से भर देती है। फिर मलका तीसरी शहजादी से पूछती है, वो कहती है कि बताऊं मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तो वो कहती है, वालिदा आप मुझे इस महल की तरह लगती हैं, बेहद खूबसूरत और आलीशान। मलका नूर बानो बहुत खुश होती है और अपनी उस शहजादी के लिए एक खूबसूरत महल बनवाती है। फिर मलका नूर बानो के शहजादों की बारी आती है। मलका अपने सबसे बड़े शहजादे से भी यही सवाल पूछती है। तो वो कहता है, मेरी प्यारी वालिदा आप मुझे सफ़ेद मोतियों जैसी लगती हैं, नायाब और बेहद कीमती। मलका नूर बानो बहुत खुश होती है और उसे इनाम में ढेर सारा मोती देती है। फिर मलका दूसरे शहजादे से पूछती है कि बताऊं मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तो वो कहता है, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो मुझे कोई परी लगती हैं। मलका नूर बानो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने उस शहजादे की शादी एक बहुत ही खूबसूरत परियों जैसी हसीन लड़की से करवा देती है। फिर बारी आती है तीसरे और आखिरी शहजादे यानी शहजादे याफिस की। मलका उससे भी ये ही सवाल करती है कि बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तो शहजादा याफिस कहता है कि मुझे आप लकड़ी जैसी लगती हैं, क्योंकि लकड़ी याफिस बात कर ही रहा होता है कि मलका उसकी बात काट देती है और गुस्से से कहती है कि खामोश हो जाऊं। सब शहजादे शहजादियां याफिस का जवाब सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। मलका नूर बानो को शहजादे याफिस का जवाब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपने महल से निकाल देती है। शहजादा याफिस अपनी मलका नूर बानो का हकम मानता है और महल छोड़कर चला जाता है। उसे कहीं रहने की जगह नहीं मिलती। कोई शहजादे को अपने घर में पनाह नहीं देता। सबको इस बात का डर होता है कि अगर मलका को पता चल गया तो वो नाराज होकर हमें भी कोई ना कोई सज़ा ज़रूर देंगी। शहजादा याफिस जंगल में चला जाता है और जंगल में एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगता है। जब उसे भूख लगती तो वो जंगल से फल तलाश करके खा लिया करता, कभी समंदर से मछली पकड़कर खा लिया करता और उसी तरह गुजर बसर करता। वो अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारता। उसी तरह कुछ वक्त गुजरा। मलका अपने महल में ऐशो आराम वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके मुल्क में भी अमन था, लेकिन मलका नूर बानो इस बात से बेखबर थी कि जिस दुश्मन मुल्क के बादशाह का सर उसने धड़ से अलग किया था, उस बादशाह का बेटा मलका नूर बानो से बदला लेने की तैयारी कर रहा था। अपने बाप की मौत के बाद वो उस मुल्क का बादशाह बन चुका था। वो इस बात को भला नहीं पा रहा था कि कैसे मलका नूर बानो ने उसके बाप को सबके सामने कत्ल कर डाला था और उसकी फौज को शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर दिया था। फिर एक दिन आता है कि इसकी बदले की तैयारी मुकम्मल हो जाती है। वो इस बार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फौज तैयार करता है जिसको शिकस्त देना आसान नहीं था। इतने अरसे बदले की आग में जल रहा था।
वो मलका नूर बानो की रियासत पर हमला कर देता है। मलका नूर बानो के पास भी जवाबी तौर पर जंग लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं होता। इस बार भी पिछली बार की तरह मलका और इसकी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन इस बार दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। मलका नूर बानो की रियासत को शिकस्त हो रही होती है। जब मलका नूर बानो को ये नज़र आने लग जाता है कि इस बार वो जीत नहीं सकते, दुश्मन बहुत ताकतवर है और पूरी तैयारी के साथ आया है, तो मलका नूर बानो सुरंग के रास्ते से होते हुए महल से फरार हो जाती है। मलका एक समंदर के पास पहुंचती है। वो देखती है उसके पीछे दुश्मन सिपाही आ रहे हैं। वहाँ एक लकड़ी का फटा पड़ा होता है। मलका इस पर बैठकर समंदर में जाती है। दुश्मन फौज जीत जाती है। वो मलका के मुल्क और महल पर कब्जा कर लेते हैं। दुश्मन बादशाह मलका नूर बानो के सारा शहजादे शहजादियों को ज़िंदान में बंद करवा देता है और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि मलका नूर बार और उसके छोटे शहजादे याफिज को ढूंढ कर लाओ। मैं मलका नूर बानो के सामने उसके सारे बच्चों का सर कलम करूंगा, अपने बाप की मौत का बदला लूंगा। सब सिपाही मिलकर मलका और शहजादे याफिज को ढूंढने में लग जाते हैं। मलका समंदर से होते हुए उसी जंगल में जा पहुंचती है जहां शहजादा याफिज रह रहा था। मलका जंगल में इधर उधर भटक रही होती है कि उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ती है। वो उस झोंपड़ी के अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर शहजादा याफिज है। शहजादा याफिज अपनी मां को अपनी झोंपड़ी में देखकर बहुत हैरान होता है। मलका नूर बानो इसे सारी बात बताती है। शहजादा याफिज अपनी मां को हौसला देता है। मलका को बहुत भूख लगी होती है तो शहजादा याफिज समंदर से मछली पकड़ कर लाता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाकर अपनी मां को मछली भवन कर खिलाता है। फिर शहजादा याफिज लकड़ी काटकर इस लकड़ी की 2 कुल्हाड़ियां तैयार करता है। एक कुल्हाड़ी वह खुद रख लेता है और एक अपनी मां मलका नूर बानो को उसकी हिफाजत के लिए दे देता है। अगले दिन याफिज जब खाने की तलाश में जंगल में जाता है तो अचानक से मलका नूर बानो पर एक जंगली रीछ हमला करने की कोशिश करता है। मलका नूर बानो बहुत दलेरी से अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करती है और इस रीछ को मार देती है। फिर मलका और याफिज मिलकर जंगल से लकड़ियां काटते हैं और दोनों मां बेटा मिलकर एक किश्ती तैयार करते हैं। फिर जब किश्ती तैयार हो जाती है तो वो दोनों उस किश्ती में बैठकर समंदर के रास्ते से होते हुए अपने दोस्त पड़ोसी मुल्क जा पहुंचता है और वहाँ मलका नूर बानो उस मुल्क के बादशाह साम से मदद की दरख्वास्त करती है। शहजादा याफिज कहता है कि इस दुश्मन को रोकना बहुत ज़रूरी है, अगर उसे ना रोका तो कल को वो और ताकतवर हो जाएगा और आपके मुल्क पर भी कब्जा करने के लिए हमला करेगा और आसपास के जितने भी मुल्क हैं उन सब पर हमला करके कब्जा जमाएगा। बादशाह साम इस बात पर गौर फक्र करता है और मलका नूर बानो और शहजादे याफिज की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बादशाह साम अपने साथ और भी आसपास के पड़ोसी ममालिक के बादशाहों को मिला लेता है। वो भी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और जंग करते हैं। इस बार दुश्मन बादशाह और उसकी फौज को शिकस्त होती है। मलका नूर बानो, बादशाह साम और उसके साथियों को फतह हासिल होती है। मलका नूर बानो को उसका महल और हुकूमत वापस मिल जाती है। वो बादशाह साम और उसके साथियों का शुक्रिया अदा करती है। वो अपने बच्चों को भी जिंदान से आज़ाद करवाती है। फिर मलका नूर बानो अपने तमाम बच्चों के सामने याफिज से मुआफ़ी मांगती है। मलका को उसकी गलती का एहसास होता है। शहजादा याफिज कहता है, वालिदा मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आपको मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मलका नूर बानो सबको बताती है कि मैं जिस लकड़ी को फालतू सी और आम सी चीज़ समझती रही वो मेरे बहुत काम आई। जब दुश्मनों के सिपाही मेरे पीछे आ रहे थे मुझे पकड़ने, तो मैं लकड़ी के एक फटे का सहारा लेकर समंदर पार कर गई। अगर इस वक्त लकड़ी का फटा वहाँ ना होता तो मुझे सिपाही पकड़ लेते, मैं समंदर पार ना जा पाती। फिर जब जंगल में मुझे भूख लगी तो याफिज ने लकड़ियाँ जलाकर मुझे मछली भवन कर खिलाई। अगर लकड़ियाँ ना होती तो मुझे कच्ची मछली खानी पड़ती। फिर जंगल में जब मुझ पर एक जंगली रीछ ने हमला कर दिया तब भी मैंने लकड़ी के कुल्हाड़ा की मदद से उसे मार दिया और अपनी जान बचाई। अगर मेरे पास लकड़ी का कुल्हाड़ा उस वक्त मौजूद ना होता तो वो रीछ मुझे खा जाता। फिर याफिज और मैंने मिलकर लकड़ी से एक किश्ती तैयार की और हम समंदर के रास्ते होते हुए बादशाह साम के मुल्क जा पहुंचे और मुझे एहसास हुआ कि इस दिन याफिज ने मुझे लकड़ी से तशबीह क्यों दी। लकड़ी कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि लकड़ी तो बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है।
میرے مشکل وقت میں کوئی ہیرے موتی سونا وغیرہ کچھ بھی میرے کام نہ آیا، بلکہ لکڑی ہی میرے کام آئی۔ تو دوستو، آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی بھی چیز کو کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا۔